बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। सबसे पहले तो माजरत के मेरी वीडियोस जो हैं उनमें काफ़ी गैप है, इस वजह से कि मैं अपनी साथ जॉब भी कर रहा हूं और आप लोगों के साथ भी कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी है। लेकिन जो ऑलरेडी जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है, मुझे ये खुशी है कि चलें उन तक हमारी वीडियोस जैसे भी अपलोड होती हैं तो उन तक इंफॉर्मेशन रहती है, और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारा मकसद बेसिकली इस चैनल में वो कोई अर्निंग या उस सेंस में नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जितनी भी हम पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अपने लोगों के साथ शेयर कर सकें उसको बढ़ाते जाएं। अच्छा, टॉपिक चल रहा है हमारा जी के सलाहुद्दीन अय्यूबी जो थे उनकी बायोग्राफी पे डिस्कशन हो रही है, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। हम बहुत सारे ऐसे जो हमारे हीरोज हैं इस्लामिक हिस्ट्री के, जिनके बारे में आज की जनरेशन नहीं जानती, मैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने ऑथेंटिक तरीके से प्रोफाइल तरीके से लाऊंगा। और हमारी जो पिछली किस्त थी उसमें हमने डिस्कशन की थी कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जो थी, उनका विसाल होने के बाद की सिचुएशन क्या बनी। तो आज जो है उस सिचुएशन को मैं आगे एक्सपेंड करूंगा कि एक हुक्मरान जब दुनिया से जाता है तो वो एक हुक्मरान नहीं जाता, एक पूरा निज़ाम लपेट दिया जाता है, और दूसरा जो उसकी जगह पे अपॉइंट होता है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहुत से लोग हैं जो इन मुश्किलात से भाग जाते हैं, और जो है ना वो अपना कहते हैं कि अपने हौसले पस्त होने की वजह से या घबराने की वजह से वो सरेंडर कर देते हैं, जिसका नुकसान आने वाली तमाम नस्लों को उठाना पड़ता है। हिस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं। लेकिन खैर, अब जब ये जो थे सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के बेटे जब तख्त नशीन हो गए ना, तो उसके बाद आ जाते हैं जी कि अब जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, इन्होंने अपना वो वहां पे अपनी इंडोर्समेंट की, अपनी जो है उनके साथ वफादारी का जो बयान था वो कंप्लीट किया, और खुतबा देने के बाद वो वहां से चले गए वापस मिस्र। अब मिस्र में आपको पता है कि अजुद्दीन की डेथ के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ही अपॉइंट कर दिया गया था कि एज ए हाकिम या सुल्तान वहां पे ये काम करेंगे। सबसे पहले ना अब मैं आपको थोड़ा सा ना सेटअप क्लियर करता हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली कौन कहां पे क्या कर रहा था। शाम और दमिश्क ये एक अलहदा है एरिया, मोसुल अलहदा है। मैंने आपको बताया भी था मोसुल की फतह कैसे की गई थी, कैसे ईसाइयों को सबसे पहले जब सलीबी जंग होके तो उसको फतह किया गया था। वहां पे सैफुद्दीन थे जो कि भतीजे थे जो है ना नूरुद्दीन महमूद जंगी के। शाम और मोसुल में जो थे वहां पे उसका नाम था शमसुद्दीन इब्ने मुकद्दम, और ये सिपह सालार था वहां पे फौज का भी, और ये वहां पे उसको मतलब रखा गया था कि ये ही विल लीड द सेक्टर ऑफ सीरिया एंड दमिश्क, डिमास्कस जिसको भी बोलते हैं ये। और दूसरा आ जाता है जी कि मिस्र में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे और इनके भाई थे साथ, और उस उनका नाम भी शैफुद्दीन अपना सलाहुद्दीन जो थे, इनका जो भाई थे वो सारे वहां पे थे, और अब्दुल मालिक उनका नाम था, अपने जो भाई थे, और उनके वालिद खैर डेथ हो चुकी थी और वालदा साहब रहती थी। ये तीन लोग वहां पे अपॉइंटेड थे। अब आ जाते हैं ये जो बेसिकली जो असल था ना, ये इनका हेड थे, ये जो खलीफा वक्त थे वो थे नूरुद्दीन महमूद जंगी। अब आपको समझ आ रही होगी, और वो वहां पे थे अपना मोसुल में ही थे, लेकिन मोसुल में उस जगह पे थे कि ये सब कुछ वहां से कंट्रोल हो रहा था, और ये हेड ऑफिस इसको कंसीडर किया था। अब नूरुद्दीन महमूद जंगी की जैसे ही विसाल होता है, उनकी डेथ होती है, तो उनके बेटे को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, जिनकी उम्र 8 से 9 साल या 10 साल थी उस वक्त। क्योंकि नूरुद्दीन महमूद जंगी की औलाद में एक उनकी बेटी थी और दूसरे उनके एक बेटे थे, और 20 साल की रफाकत के बाद उनकी डेथ होती है। तो उनकी बेटी की उम्र तकरीबन 18 साल थी उस वक्त, और बेटे जो थे वो तकरीबन 8 से 9 साल या 10 साल थी उनकी उम्र। वहां पे जनाब हुआ ये कि जो है ना अपना जो बेटे थे उनके साथ अपॉइंट किया गया, ये मुजद्दिदुद्दीन थे इब्ने दाइया। ये मुजद्दिदुद्दीन इब्ने दाइया को वहां पे अपॉइंट किया सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, क्योंकि ये वो शख्स थे जिनके ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी डाली गई कि जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो बेटे हैं उनको पूरी ट्रेनिंग और तमाम जो जंगी मुजाहिदाना तरबियत
और साथ में सियासी उमूर के मुतालिक पूरी डिटेल्स के साथ वो समझाने के लिए अपॉइंटेड थे। और ये थे जो रफिया खातून थी, बेसिकली जो उनकी मिसेस थी नूरुद्दीन महमूद जंगी की, उन्होंने उनको अपॉइंट भी किया था। और ये वो शख्स थे जिन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के साथ भी काफ़ी साल काम किया, एज ए उनके पर्सनल असिस्टेंट समझ लें या उनके करीबी जो थे मुआवन थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ भी उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। अब आते हैं जी कि जैसे ही डेथ हुई तो सिनेरियो क्या बना कि सबसे पहली बगावत जो उठी वो उठी शाम और दमिश्क वाली साइड से। वहां पे थे शमसुद्दीन मुकद्दम जो था, ये सिपा सालार था फौज का। रूमी शहजादे वहां पे जब इन्होंने हमला किया ना, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि वहां पे एक ग्रांट के नाम से था, क्या कह सकते हैं कि सिपा सालार ईसाइयों का। उसने सोचा कि यार अब ये मतलब ना हुकूमत प्रॉपर यहाँ पे नहीं है, तो इन्होंने क्या किया कि उसने हमला कर दिया बानियास के ऊपर। ये सिटी था, बॉर्डर एरिया था। शमसुद्दीन वहां पे पहुंचा अपनी फौज को लेकर और उसने साथ ही उनको ग्रांट को पैगाम भेजा कि भाई तुम मुझसे आकर मिलो, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। ग्रांट वहां पे पहुंचा, उसके खेमे में बैठे उन्होंने बात की। उसने कहा जी देखें, हम लोग वो हैं जिन्होंने नूरुद्दीन महमूद जंगी के साथ वफादारी की, लेकिन हम लोग मजबूर थे। अब उसकी डेथ के बाद हम आज़ाद हो चुके हैं, क्योंकि तमाम कुर्बानियां देने के लिए हम पैदा नहीं हुए। और नूरुद्दीन महमूद जंगी जो थे ना, इन्होंने एक बड़ा निज़ाम जो था ना, ऑडिटिंग सिस्टम एक ऐसा बना दिया था, डिपार्टमेंट बना दिया था, ऑडिट डिपार्टमेंट, कि किसी भी किस्म की कोई भी माली तौर पर गबन होता था या माली तौर पर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती थी तो वो फौरन बंदा पकड़ा जाता था। इतना यानी कि प्रिसाइज्ड और प्योर सिस्टम था जो उन्होंने जनरेट किया था नूरुद्दीन महमूद जंगी ने। अब ये जो था शमसुद्दीन, ये बेसिकली जारी बात है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं और आपने भी देखा होगा कि वो अंदर खाते अपने काम चलाने वाले और पैसा बनाने के लालच के साथ किसी भी ओहदे पर बैठे होते हैं। तो इसको कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो उसकी डेथ के बाद बहुत खुशी इन्होंने की। और उसके साथ जो उसका मुआवन था वो था हाशिमुद्दीन हुसैन। ये हाशिमुद्दीन हुसैन और ये बेसिकली अपना ये शमसुद्दीन थे ना, इन दोनों ने अलायंस करके एक डिस्कशन की कि जी हम आपके साथ, ग्रांट को कहा कि जी हम आपके साथ अलायंस करते हैं, हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, आप अपने घर में खुश रहें, हम अपने घर में खुश रहें, और हम लोगों का कोई ज़रूरत नहीं है आपस में झगड़ा करने की, बल्कि हम आपस में तजारती मामलात को भी फ़रोग देंगे। और मतलब वो कहते हैं ना, लिव और लेट लिव वाली सिचुएशन में आप आ जाएं। ग्रांट बड़ा शातिर था, जाहिर बात है उसने सोचा कि ये ऐसे तो कोई सुलहनामा पेश नहीं ना कर रहा, डेफिनेटली उसको समझ आ गई कि ये लोग मुनाफिकत है। उसने एक पहला सवाल ये किया कि क्या तुम दोनों ही इसमें शामिल हो या कुछ और भी लोग हैं? तो शमसुद्दीन ने फर्ते जज्बात में ये कहा जी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से बड़े तंग थे और आज हमारे साथ हैं, तो आप फिक्र ना करें, हम लोग आपको पूरी सपोर्ट देंगे कि शाम, सीरिया और दमिश्क में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, बानियास का कुछ एरिया जो है ना ये हमें दो, ताकि मैं अपना यहाँ पे कोई हेड ऑफिस बनाऊं और यहाँ से आप लोगों के साथ चलता हूं। दूसरी चाल में शमसुद्दीन ने वो एरिया उनको दे दिया। अब सेकंड जो उसने कंडीशन रखी ना, वो बड़ी सख्त थी और बहुत बड़ी गलती भी थी। ये रूमी शहजादा था नूरुद्दीन महमूद जंगी के दौर में ना, इसने एक फौज तैयार की थी, सिपाहियों की, ईसाइयों की फौज थी। अब ये लोग बहुत ज्यादा जंगजू थे, उनको फौजी ट्रेनिंग इतनी शदीद दी गई। दरिंदा सिर्फ लोग जो होते हैं ना, कि मतलब सफाकाना, उसके अंदर उनके अंदर सफाकी, वो तकरीबन 10,000 के करीब फौजी थे। इन्होंने एक दफा हमला किया था शाम के ऊपर और नूरुद्दीन महमूद जंगी ने उनके हमले के पसपाई भी की, जंग भी हुई और वो फौजी कैद कर लिए काफी हद तक। कुछ मारे गए, जो बच गए उनको कैद करके ये अंताकिया में उन्होंने रखवा दिया, मतलब ना उसको कर दिया कि इनको जेल में डाल दिया जाए और उनके पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अब ये था कि जी इनको तिब्रिया में, सॉरी अंताकिया नहीं, तिब्रिया में, अंताकिया तो खैर वो ईसाइयों की स्टेट थी, ये तिब्रिया में इसको रखा गया था, ये दमिश्क के साथ ही था एरिया। अब इसका जो बेसिकली जारी बात है कि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ दैट स्टेट वाज शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन को उसने कहा जी कि हमारे वो फौजी भी रिहा करो, फिर मैं मानूंगा कि आप लोग हमारे साथ मुखलिस हो। और ये बहुत बड़ी चाल थी
शमसुद्दीन अपने लालच में अंधा हो चुका था और उसने वो फौजी भी रिहा कर दिए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वापस मिस्र पहुंच चुके थे। जैसे ही ये खबर उनको मिलती है तो इनके दरमियान जो रिटर्न वायदा था उसकी डिटेल भी मिल जाती है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बड़ा परेशान होते हैं। वो इतने परेशान होते हैं कि उन्होंने कहा कि जी मैं अब जो है ना इसको किसी तरीके से इसको कवर करूं। लेकिन इमाम शरफुद्दीन जो थे ना वहां पे एक बहुत बड़े आलम थे, बुजुर्ग थे, और उस वक्त के सबसे बड़े मतलब ना उनको कंसीडर किया जाता था कि ये सबसे बड़े आलम और बुजुर्ग बरगजीदा, तकरीबन 100 के करीब उनकी एज थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उनके पास पेश होते हैं और जाकर अर्ज करते हैं कि जी हजरत मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान। और उन्होंने ये हरकत शुरू कर दी है कि जी उन्होंने ग्रांट के साथ अपना मुआहिदा कर लिया और अलायंस कर रहे हैं ईसाइयों के साथ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने तो अपनी तलवार निकाली थी इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जो कि ईसाई थे, और हमारा मकसद कुछ और था, लेकिन अब ये बगावत अंदर से शुरू हो गई है। इन लोगों का क्या किया जाए? जो बेसिकली इमाम शरफुद्दीन थे ना, उन्होंने इसके बारे में पहले तो बड़े परेशान हुए इस मामले पे। जाहिर बात है एक बहुत बड़ा इशू था कि ये एक मुसलमानों के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा माज खड़ा हो जाना था। उन्होंने कहा जी कि बेटा एक काम करो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो ये एक काम करो कि तुम अपनी एक हुज्जत तमाम करो। अपनी पहली जो है क्या नाम देते हैं, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का जो माइंड था ना वो ये था बेसिकली कि शमसुद्दीन जो थे ना, ये शरफुद्दीन जो थे, इनसे कहा था कि आप बहुत बड़े आलम हैं और बहुत सारे उलमा दमिश्क में भी आपके स्टूडेंट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, और मिस्र में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो आप उन उलमा को अपनी तरफ से खत किताबत करें, क्योंकि सफर तो आप नहीं कर नहीं सकते, उम्र आपकी बहुत ज्यादा है। तो आप खत किताबत ऐसी करें कि उनको ये लिख कर भेजें कि ये जो काम हो रहा है ना, ये अलायंस इसको ना किया जाए और इसके खिलाफ लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। शरफुद्दीन साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया उस मौके पर। उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि जिन लोगों को प्रैक्टिकल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे, उनको मेरे लिखने या सुनाने से क्या फर्क पड़ेगा। सो खत और किताबत का दौर मेरी समझ से बाहर है कि वो मेरी की बात इस बात पर मानेंगे। जो बगावत पर पहले ही उतर आए हैं उनको मेरे खत और ये जो वर्ड्स हैं ये उनको तब्दील नहीं कर पाएंगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा जी कि मेरा मकसद तो यही था, आप मेरे लिए बताएं, मैं कोई मशवरा दें। तो उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करें, आप खत लिखें शमसुद्दीन को और उसको समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ आता है तो फेयर इनफ, अगर नहीं समझता तो हुज्जत तमाम हुई, फिर उसके बाद फैसला तलवार करेगी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी वापस आया और उन्होंने अपने भाई को वहां पे भेजा। ये सैफुद्दीन मालिक थे, इनका नाम था सैफुद्दीन मालिक। ये सैफुद्दीन मालिक जो थे, इन्होंने खत लिया अपना सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की तरफ से और ये पेश हो गए शाम के अंदर शमसुद्दीन के दरबार में। शमसुद्दीन ने जब ये खत पढ़ा, रिसीव किया, तो सैफुद्दीन वो जो बेसिकली होते हैं सफ़ीर के जो आदाब होते हैं उसके प्रॉपरली फॉलो करते हुए, तो वो अपनी सीट पर जैसे ही बैठा तो शमसुद्दीन ने कहा कि जब तक तुम्हें बैठने की इजाज़त ना दी जाए तुम बैठ नहीं सकते, और जब तक तुम्हें इस खत का जवाब ना मिल जाए, खबरदार अगर तुम बैठे तो खड़े रहो और अपने जवाब का इंतज़ार करो। गुलामजादों की औकात नहीं कि वो हमारे सामने बैठ सकें। बड़ी तकब्बुर वाली बातें, बड़ी बड़ी मतलब वो शेखियां बिखारने वाली, क्योंकि उसको समझ आ गई ना कि पीछे अब सपोर्ट ईसाइयों की है और मैं जनाब अब जब जो चाहूं कर सकता हूं। ईसाइयों की सपोर्ट की ना ये एक बड़ी एक चाल है। आप भी आजकल के दौर में भी देख रहे होंगे। मैं ना कभी कभी जब हिस्ट्री पढ़ता हूं तो मुझे ये लगता है कि जो तब हो रहा था वो अब भी हो रहा है। आज भी हमारे कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ईसाइयों की सपोर्ट को बहुत बड़ी सपोर्ट मानते हैं। हालांकि कुरान पाक में फैसला कर दिया गया था कि यहूद और नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन कुरान को कौन मान रहा है आजकल? जो मानेगा वो बेवकूफ माना जाता है। इसलिए हमारी जो है ना वो सोच डिफरेंट होती है। खैर, उसने जनाब उस खत को पढ़ने के बाद जवाब क्या दिया कि उस खत के टुकड़े कर दिए और साथ ये कहा कि जवाब अपने हम मनसब को दिया जाता है जो हमारे बराबर का हो, गुलामजादों को हम जवाब नहीं देते। सलाउद्दीन अय्यूबी का काम था वो खुद आकर पेश होता और खुद आकर अपना मुद्दा बयान करता तो शायद मैं उसका जवाब दे देता। बहुत बड़ी तहकीर थी। खैर, सैफुद्दीन ने कहा जी कि अगर इजाजत हो तो मैं ये खत के टुकड़े अपने उठा के तो ये साथ ले जाऊं
उसने कहा बिल्कुल यही हमारा जवाब है, उठाओ और ले जाओ। वो लेकर वापस पहुंचे और सलाउद्दीन अय्यूबी को पेश कर दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने वो खत के टुकड़े उठाए और वो शरफुद्दीन, इमाम शरफुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए। वहां पे उलमा काफी बैठे थे और उस वक्त जारी बात है एक डिबेट उनकी कुछ चल रही थी, इस्लामिक डिस्कशन। तो जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने तमाम उलमा से माजरत की कि जी मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने आपकी इस महफिल में खलल डाला, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं 10 मिनट इनसे बात करना चाहता हूं। तो तमाम उलमा उठकर चले गए। खैर जी, उन्होंने उसके उस खत के टुकड़े उनके सामने रख के उनको बताया जी कि ये जवाब आया। उन्होंने कहा बेटा हुज्जत तमाम हुई, अब इनका कत्ल तुम पर वाजिब है। अब सलाउद्दीन अय्यूबी के माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसके बारे में वो फिर क्लियर करने जा रहे थे। उन्होंने कहा जी कि देखें बात ये है कि मैंने आज तक अपनी तलवार नॉन मुस्लिम्स के लिए उठाई है, लेकिन मुसलमानों के लिए उठाना बहुत बड़ा मेरे लिए एक फैसला बहुत सख्त है। मैं डर रहा हूं कि कहीं क़यामत वाले दिन अल्लाह की जात मुझे पकड़ ना ले इस बात पर। इमाम शरफुद्दीन साहब ने कहा जी कि मैं तुम्हें खुद ये इजाजत देता हूं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर ये वाजिब है क्योंकि गद्दार की सजा मौत ही है। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी की कश्मकश को देखते हुए उन्होंने उससे कहा कि देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे, अगर एक शराब पीने वाला मुसलमान शराब पीता है तो उसको कोड़े मारे जाते हैं और उसको सजा देने वाला भी मुसलमान है, तो क्या मतलब वो अपने दीन से गद्दारी कर रहा है जो सजा दे रहा है? लेकिन ये सजा अल्लाह ताला ने डिफाइन की है, इसलिए उसको देनी पड़ेगी। और शरीयत में भी ये चीज है कि रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर मुमकिन नहीं है, तो ये गद्दारी मानी जाती है और इसलिए उनको कत्ल कर सकते हो तुम। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये कह देता हूं कि मैं ये फतवा जारी कर रहा हूं कि तुम उनको जितने भी गद्दार हैं उनको कत्ल कर दो, उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। अगर इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम या तुम्हारी पकड़ हुई तो क़यामत वाले दिन मैं इसका जिम्मेदार हूंगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, अगर तुम्हारी सोच ये है कि अल्लाह के दीन के हक की पासबानी और उसकी हिफाजत के लिए तुम ये कदम उठा रहे हो तो जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन अगर तुम अपने जाती लालच और अपने जाती अनाद और अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए ये काम कर रहे हो तो मैं इससे बरी जिम्मा हूं। तो अल्लाह पाक दिलों के हाल जानते हैं। तो ये बात सलाउद्दीन तुम ज़हन में रखना। इस पर सलाउद्दीन ने उनके हाथों का बोसा लिया और 10,000 की फौज लेकर अपने जो कमांडोज थे जो उसने तैयार किए थे उनको लेकर वो रवाना हो गए, मोsul पहुंच गए। अब यहां पे जब ये पहुंचे हैं हलब में पहुंच गए। हलब जब पहुंचे तो वहां पे जाकर उन्होंने जो फर्स्ट लेडी थी नूरुद्दीन महमूद जंगी की जो बीवी थी उनके पास खिदमत में हाजिर हुए और उनसे जाकर उन्होंने अर्ज की कि जी मामला कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ पे ना एक और ट्विस्ट हुआ। यहाँ पे अब बड़ी एक मजेदार सी कंडीशन बनी। वो ये बनी कि नूरुद्दीन महमूद जंगी की जो बेटी थी ना उनका नाम था शम्सुन्निसा। अब ये उनकी उम्र 18 साल तक जैसे ही पहुंची तो तब ये भी कंडीशन थी कि उन दिनों में सने बलूगत पर जैसे ही लड़कियों की एज पहुंचती थी शादी कर दी जाती थी। तो उनके लिए बहुत सारे रिश्ते नूरुद्दीन महमूद जंगी के दौर में भी आ रहे थे, लेकिन जब वो विसाल कर गए तो उसके बाद उनकी जो बीवी थी रजिया खातून उनके पास भी ये रिश्ते आने शुरू हो गए। तो बड़े बड़े उमरा और तमाम जो मुख्तलिफ डिफरेंट सल्तनतों के अमीर थे, कोई खुलफा थे, कोई हाकिम थे, उन्होंने अपने बेटों के रिश्ते भेजे। खुद ये शमसुद्दीन जो था ना अपना, और इसके साथ जो अपना था हाशिमुद्दीन, इसने भी हसामुद्दीन, इसने भी बेसिकली अपने बेटे का रिश्ता भेजा था। खैर वो बड़ी कश्मकश में मुब्तला थी, लेकिन सबसे बड़ा जो रिश्ता उनकी तरफ से आया था वो था सैफुद्दीन का जो मोsul में था और नूरुद्दीन महमूद जंगी के भतीजे थे और जंगी खानदान के थे। तो उन्होंने कहा जी कि उसको यकीन भी यही था कि मैं खानदान में, मतलब मैं खानदान का सबसे बड़ा और इस वक्त बहुत बड़ी पोस्ट पे भी हूँ तो मेरा रिश्ता हो जाएगा। और उसके दिल में यही था कि जैसे मेरा रिश्ता होगा तो क्या नाम लेते हैं, मेरी जारी बात है बीइंग दामाद ऑफ दिस फैमिली, तो मैं जनाब सारी हुकूमत के ऊपर मेरा होल्ड हो जाएगा और ये तमाम इलाके मेरे अंडर आ जाएंगे। हुआ ये कि जनाब सलाउद्दीन अय्यूबी अभी सफ़र में थे तो रजिया खातून बड़ी परेशान थी कि परेशानी भी इतनी ज़्यादा कि कोई समझ नहीं आ रही थी और ऊपर से ये मामलात भी ऐसे उलझे हुए थे।
तो इसी कश्मकश में उनको खांसी की एक प्रॉब्लम हुई जो बढ़ती बढ़ती शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। तो उनको बड़ी फिक्र थी कि मैं एक परेशानी में हूँ। खैर जी, हुआ क्या कि रात को ख्वाब में नूरुद्दीन महमूद जंगी को देखती हैं और वो फरमाते हैं जी कि तुम मुजाहिद की बीवी हो, सो मुजाहिद की बेटी का रिश्ता किसी मुजाहिद को ही के साथ ही करना, और उसके लिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ इसकी शादी करवा दो। खैर, जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने ख्वाब के ऊपर देखा कि बड़े अरसे बाद अपने खामन को देखा था और उनको समझ भी आ गई। इतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ वो पैगाम भेजना चाह रही थी कि कोई मोतबर कासिद हो तो उसकी तरफ पैगाम भेजा जाए कि कैसे रब्ता किया जाए कि ये बात अब इसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। हुआ ये कि जनाब उन्होंने इतनी देर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमांडोज के साथ वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे हैं तो जनाब उन्होंने अपनी वो तो अपने मामले में आया कि जी शमसुद्दीन और ये जो हसामुद्दीन थे, इन्होंने क्या क्या मतलब गुल खिलाए, और इसके मामले में मैं आपसे भी इजाजत लेना चाहता हूं। तो मैं इनकी जो बगावत है इसका सर को चलना चाहता हूं। लेकिन हुआ ये कि जैसे वो पेश हुए वहां पे अपनी डिटेल्स बताई और साथ परेशान भी थे, तो रजिया खातून ने अपनी बात वहां पे बताई कि जी मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तो तुम्हें चुन लिया गया, और ख्वाब भी सुना दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा जी मैं गुलाम ज़्यादा हूँ और मैं आपसे के खानदान से भी नहीं हूँ, मैं अयूबी खानदान हमारा डिफरेंट है, हम आपके गुलाम रहे हैं हमेशा, और एक जो है शहजादी के साथ गुलामजादे का ताल्लुक कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब उन्होंने वो सारी तफसील और ख्वाब की हर चीज़ बताई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सर तस्लीम खम किया और उसने कहा जी कि मैं अपने सुल्तान के साथ किए वादे को का पाबंद हूँ। अगर उन्होंने आपसे ये कहा है तो मैं उसके वादे पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। खैर, वहां पे शादी की तकमील हो रही है और इधर से ये शमसुद्दीन जो थे और हसामुद्दीन, इनको जब ये खबर मिलती है कि जी यहाँ पे तो शादी होने वाली है इनकी और ये तो मामला बहुत खराब होगा, इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है, रजिया खातून ने ना एक लेटर भेजा उन दोनों को कि भाई तुम दोनों पेश हो दरबार में, शाही दरबार में, हमने कुछ जरूरी अमूर पर तुमसे बात करनी है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ऑलरेडी आ चुकी थी कि सलाहुद्दीन अयूबी पहुंच चुके हैं। उन दोनों ने आने से माजरत कर दी, इस ये कह करके जी हम बीमार हैं, हम लंबा सफर नहीं कर सकते, जैसी तबीयत बहाल होगी तो हम सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अब जब ये बात हुई तो रजिया खातून को समझ आ गई कि ये ऐसे मतलब जो कासिद ने बता दिया जी कि वो तो देखने में हट्टे कट्टे नजर आ रहे थे, उनको कोई ऐसा मसला नजर नहीं आया, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया। खैर जी, उन्होंने कहा कि तुम पहले शादी करो और शादी करने के बाद तुम्हारे पास तमाम इख्तियारात होंगे कि तुम इनके खिलाफ जो भी करना चाहो वो कर लो।